इस समय यूपी से आ रही है सबसे बड़ी खबर। बढ़ती गर्मी के चलते यूपी में बिजली की डिमांड लगातार बढ़ रही है। आज यूपी में बिजली की डिमांड 22,500 मेगावाट है, लेकिन पावर कॉर्पोरेशन केवल 18,500 मेगावाट की ही सप्लाई कर पा रहा है। प्रदेश में 4,000 मेगावाट बिजली की कमी की वजह से किसानों को और उद्यमियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस वक्त यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में 9 से 10 घंटे की कटौती हो रही है, कस्बों में 6 से 8 घंटे की और शहरों में 3 से 4 घंटे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी, इस बिजली के संकट में आप अपनी नाकामी के लिए किसको दोष देंगे, नेहरू जी को, राज्य सरकारों को या फिर जनता को। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि भाजपा गुजरात के समय से पहले विधानसभा भंग कर सकती है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाजपा गुजरात में आपसे डर गई है और पहले ही असेंबली भंग कर चुनाव की घोषणा कर सकती है। इधर प्रधानमंत्री आवास पर गुजरात भाजपा नेताओं की मीटिंग पिछले 1 घंटे से चल रही है। रिपोर्ट के अनुसार पीएम आवास पर गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल समेत राज्य के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। गुजरात में 18 फरवरी 2023 को असेंबली का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी से आ रही है सबसे बड़ी खबर। यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकरों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यूपी में धार्मिक स्थलों से अब तक 53,942 लाउड स्पीकरों को उतारा जा चुका है और 60,295 लाउड स्पीकरों की आवाज़ कम कर मानक के अनुसार तय की गई है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से आ रही सबसे बड़ी खबर। चंदौली में रविवार शाम पुलिस की एक टीम जिला बदर बालू के आड़त कारोबारी को पकड़ने उसके घर पहुंची। हालांकि कारोबारी घर पर नहीं मिला। आरोप है कि पुलिस टीम ने कारोबारी के परिवार को बुरी तरह से पीटा। इस दौरान 19 साल की बेटी सामने दिख गई तो उसे भी पीटना शुरू कर दिया। आरोप है कि एक सिपाही ने उसके साथ रेप भी किया। जोर-जबरदस्ती कर और मारपीट से उसकी मौत हो गई। जून में उसकी शादी होनी थी। पता चलते ही गाँव के लोगों ने पुलिस को घेर लिया। पुलिस टीम के बाकी सदस्य भाग गए। 250 का एक सिपाही पकड़ में आ गया। लोगों ने उसे घेर कर पीटा। भागते हुए नाले में गिरा और छोड़ने की गुहार करने लगा। घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के 2 घंटे बाद CO फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं। सैयद राजा थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार 67वें दिन से जारी है। इसके बावजूद दोनों देश ही हार मानने को तैयार नहीं है। बीच सैटेलाइट से जो तस्वीरें सामने आई हैं उनसे रूस के जबरदस्त इंतजामों का पता चलता है। क्रीमिया में काले सागर में नौसैनिक अड्डे को अंडर वाटर अटैक से बचाने के लिए रूस ने सैन्य प्रशिक्षित डॉल्फिन को तैनात कर दिया गया है। ये तस्वीरें अमेरिकी सैटेलाइट कंपनी मैक्सॉन ने खींची हैं। इनका विश्लेषण US नेवल इंस्टीट्यूट ने किया है। तस्वीरों से पता चलता है कि फरवरी में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की शुरुआत के आसपास सेवास्तोपोल बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर 2 डॉल्फिन तैनात की गई थीं। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान और तालिबान से आ रही है सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान और तालिबान के बीच इस वक्त स्थिति युद्ध जैसी हो गई है। आज से 8 महीने पहले दोनों इतने अच्छे दोस्त थे कि तालिबान को अफगानिस्तान में कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने ही सबसे ज़्यादा मदद की। साथ ही तालिबान सरकार की गठन के दौरान भी पाकिस्तान की ICI का हाथ रहा। इस दौरान ICI चीफ वहाँ पर मौजूद थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तो जब भी मौका मिला इस मंच पर गला फाड़ कर चिल्लाए कि दुनिया अपना समर्थन दे। लेकिन यही तालिबान अब पाकिस्तान के लिए नासूर बन बैठा है। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा गलती पाकिस्तान की है, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ भी अपना फ़ायदा देख रही थी और डूरेंट लाइन पर बाड़ लगा रही थी। इसके बाद से वाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में दुश्मनी का माहौल पैदा हो गया है। लेकिन तालिबान की सत्ता में वापसी आने के बाद से अफगानिस्तान में बम धमाके बढ़ने लगे हैं। अफगानिस्तान में आतंकियों के बढ़ते कदम से तालिबान झल्ला उठा है और UNSC में कहा कि आतंक का समर्थन करने वालों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी है। अफगानिस्तान का जब से पाकिस्तान से टकराव शुरू हुआ तब से ही यही आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। 29 अप्रैल को काबुल की एक मस्जिद में बम धमाका किया गया जिसमें 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं कई घायल हो गए हैं। अफगानिस्तान में इस तरह का हमला पहला नहीं है। इससे पहले भी यहाँ कई ऐसे हमले किए गए हैं जिसमें आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है। अफगानिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बयान जारी किया है। सुरक्षा परिषद की ओर से जारी किए गए बयान में इन हमलों की निंदा की गई है। इसके साथ ही आतंक का समर्थन उनको आर्थिक मदद मुहैया कराने वालों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम नया भारत भी बनाएंगे और बेहतर दुनिया का सपना भी साकार करेंगे। PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनाडा के सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर में भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के अनावरण में समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर PM मोदी ने कहा कि सनातन मंदिर में सरदार पटेल की प्रतिमा न केवल हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करेगी बल्कि दोनों देशों के संबंध के प्रतीक भी बनेगी। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल से आ रही बड़ी खबर। मुंबई से पश्चिम के दुर्गापुर जा रहा स्पाइसेज B737 विमान तूफान में फंस गया। इस कारण विमान को लैंडिंग कराने में भी भारी दिक्कत। फ्लाइट से तूफान में फंसने से कोबिन में रखा हुआ सामान नीचे गिरने लगा जिससे 40 यात्री घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल मई दिवस के अवसर पर लोक भवन लखनऊ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ही पेंशन पोर्टल का हुआ शुभारंभ। इससे प्रदेश की 11.5 लाख कार्मिक सीधे लाभान्वित होंगे। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
मध्य प्रदेश से आ रही है सबसे बड़ी खबर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय सिंह राहुल भैया कोर्ट ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह की मानहानि का दोषी पाया है। कोर्ट ने उन्हें मामले में 10,000 रुपये जुर्माना और अदालत की कार्रवाई खत्म होने तक खड़े रहने की सजा सुनाई। मध्य प्रदेश में ऐसी पहली बार हुआ है कि किसी दिग्गज नेता को अदालत ने सजा के तौर पर खड़े रहने का आदेश दिया। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त पंजाब से आ रही है सबसे बड़ी खबर। पंजाब के पटियाला में हुई हिंसा को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पंजाब पुलिस ने हिंसा के मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना को गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी के दौरान बरजिंदर परवाना की गिरफ्तारी माहौली से हुई। हालांकि पंजाब में हुई हिंसा पर दिए गए बयान को लेकर सीएम केजरीवाल को लोग ट्रोल कर रहे हैं। एनआई के ट्विटर हैंडल पर आप अध्यक्ष और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का पंजाब हिंसा पर दिया गया बयान और फोटो ट्वीट किया गया, जिसमें सीएम केजरीवाल ने कहा कि पंजाब की शांति को खतरे वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस खबर के साथ जो तस्वीर शेयर की गई उसमें सीएम केजरीवाल मुस्कुरा रहे हैं। उजाला अरोरा नाम की यूजर ने लिखा कि तो इसमें हंसने वाली क्या बात। दिलीप जैन नाम की यूजर ने लिखा कि पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा पर केजरीवाल हंसते हुए जवाब दे रहा है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दीपक नाम की यूजर ने लिखा कि क्यों जवाब दे रहे हैं दिल्ली के सीएम, पंजाब के सीएम क्यों नहीं। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान से आ रही है सबसे बड़ी खबर। आर्थिक मोर्चों पर वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को राहत देने वाली खबर आई है। सऊदी अरब पाकिस्तान को करीब $8 अरब का पैकेज देने के लिए तैयार हो गया है। इससे पाकिस्तान के घटे विदेशी मुद्रा भंडार और संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को उबारने में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कोरोना के नए मामले में हर दिन इजाफा हो रहा है। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोरोना के केस हर दिन बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने गौतम बुद्ध नगर में 1 मई से लेकर 31 मई तक धारा 144 लागू कर दी है। प्रशासन के इस आदेश के बाद भी सार्वजनिक स्थान पर लोगों की भीड़ नहीं जुटेगी। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर जिले के कमिश्नर ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि सीएम योगी के निर्देश पर गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने प्रतिबंध लागू किए हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन और ताइवान से आ रही है अब तक की सबसे बड़ी खबर। रूस की तरह चीन ने अपने पड़ोसी देश ताइवान को आंख दिखाने की कोशिश की है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के 2 रूसी निर्मित सुखोई फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस में घुस गए थे। चीन फाइटर जेट के एयरफोर्स में घुसने के बाद ताइवान की सेना भी अलर्ट हो गई और ड्रैगन को जवाब देने के लिए अपने 2 लड़ाकू विमान भेज दिए। इसके साथ साथ ताइवान की सेना ने रेडियो अलर्ट भी जारी कर दिया।